नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह आज फिर बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज है महीने की पहली तारीख, जी हाँ 1 अगस्त 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं रिक्रूटमेंट की जानकारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कुछ वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 31 जुलाई 2020। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आशु लिपिक और वैयक्तिक सहायक के रूप में यहाँ पर 158 पदों के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है, सीधी भर्ती। अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आप चाहते हैं इस रिक्रूटमेंट में क्या होना, शामिल होना, अपनी ड्रीम जॉब को पाना, तो इसकी डिटेल आपको पीडीएफ और इस वीडियो की डिटेल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कोविड-19 से निपटने के लिए आश्रय मेडिकल बेड, जी हाँ आश्रय मेडिकल बेड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर कोविड-19 से निपटने के लिए एक डेडिकेटेड आइसोलेटेड सिस्टम, एक बेड जहाँ पर आप जानते हैं लोगों को रखा जाता है, उसका नाम आश्रय रखा गया है और इसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट DIAT के द्वारा बनाया गया है। कम लागत का पुनः उपयोग किया जाने वाला समाधान चाहने वाला यह जो आश्रय नाम का बेड है ये बनाया गया है। डाइट का मुख्यालय पड़ता है पुणे महाराष्ट्र में और हाल फिलहाल में इसके वाइस चांसलर कुलपति हैं CP राम नारायण। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्कुल पॉलीथीन से पैक किया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है ताकि रोगी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और डॉक्टर और नर्सिस को भी ज़्यादा जो इन्फेक्शन की कंडीशन है वो इनसे क्या रह सकें, दूर रह सकें। आप देख सकते हैं इसमें एक्सेल के पास में खींचने का या नेविगेट दबाकर एरोसोल को और अधिक फिल्टर और विघटित करने के लिए कोविड-19 रोगियों के लिए जरूरी आइसोलेशन के लिए यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर 10 बेड यूनिट स्थापित करने की लागत मात्र 1 लाख रुपए आने वाली है, जबकि घर में भी क्वारंटाइन के लिए एक बेड की लागत लगभग 15,000 रुपए आएगी। इट मीन्स अगर आपको घर पर ही अगर आइसोलेशन चाहिए है तो आप इस आश्रय नामक बेड को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। सिर्फ 15 से 20 हज़ार के नॉमिनल शुल्क में ही आपके घर के सदस्य आपको अगर कोरोना हो जाता है तो उससे वो क्या है, बच जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, किसके द्वारा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो DRDO के अधीन यहाँ पर आती है। आप सामने इसकी मेन बिल्डिंग देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अपने एशिया पैसिफिक आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दे दी है? तो अति यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हाल फिलहाल में कोविड-19 के लिए जो इमरजेंसी रिस्पांस जो किया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पर जारी किए गए हैं। जापान के द्वारा ये वित्त पोषण किया गया है और जो बेसिक नीड्स होती हैं जैसे कि थर्मल स्कैनिंग और आवश्यक वस्तुओं की खरीद PPE, इन सब के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किया जाने वाला है। ADB की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर सन 1966 को। इसका मुख्यालय पड़ता है फिलीपींस में और इसके हाल फिलहाल में अध्यक्ष है मात्सुको असाकावा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही ADB के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और वो बनाए गए हैं अशोक लवासा महोदय, जो कि भारत के चुनाव आयुक्त के पद से अब क्या है भाई, अपना इस्तीफा देकर ADB के वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार यहाँ पर संभालने वाले हैं। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग से हटने वाले दूसरे आयुक्त ये बने हैं अशोक लवासा महोदय। इससे पहले सन 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह ने भी कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिया था, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर क्या है, ADB, जहाँ पर अशोक लवासा महोदय पहुंचे हैं। आपको पता है चुनाव आयोग में 1+2 का सेगमेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त थे हाल फिलहाल में सुनील अरोरा, अन्य 2 चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा और सुनील चंद्र, जहाँ से अशोक लवासा ने अब अपना स्थान रिक्त कर दिया। आप देखते हैं कौन उनके स्थान पर चुनाव आयुक्त बनता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा
की गई है। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ये आप देख सकते हैं फसल बीमा अभियान है, बहुत ज़रूरी है नामक यहाँ पर शुरू किया गया है। किसानों के लिए अपनी उपज की सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। मुख्यतः महाराष्ट्र के अहमदनगर, नासिक, चंद्रपुर, सोलापुर, जलगांव, सतारा और कर्नाटक के धारवाड़, मैसूर और कोडागू जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। भारतीय एक्सा इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके जो एमडी और सीईओ हैं हाल फिलहाल में वो है संजीव श्रीनिवासन। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी की पूरी इंश्योरेंस की जो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए जो बीमा सुनिश्चित करता है उसी के यहाँ पर तहत जारी की जाने वाली है। तो अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स भी। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग के द्वारा फरवरी से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेटा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन आया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन आकांक्षी फरवरी से लेकर जून 2020 की जो डेटा है इसके आधार पर आकांक्षी जिलों की सूची में भारत देश में टॉप किया है बीजापुर जिले, छत्तीसगढ़ ने। आप समझ सकते हैं इतना पिछड़ा हुआ जिला है बीजापुर और उसके बावजूद यहाँ पर टॉप कर रहा है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आया है मेघालय कर्री भोई और तीसरे नंबर पर आया है बहराइच उत्तर प्रदेश का। आपको बताना चाहूँगा 112 आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर यह जो सूची है यह जारी की गई है। और यहाँ पर स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। अति महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा 2018 में इन आकांक्षी जो जिलों की क्या है का कॉन्सेप्ट सामने लाया गया था, जहां पर बहुत सारे पैरामीटर्स रखते हैं और जिन जिलों में विकास पहुंचा नहीं है उन्हें ही क्या करना है, उन्हीं की आकांक्षा होती है आगे बढ़ने की और वहीं पर सरकार का ज़्यादा फोकस है। इसीलिए इनका विकास करने के लिए यह क्या है आकांक्षी जिले वाली योजना सरकार के द्वारा लाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में पाया है इस इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान। वर्ल्ड के 26वें नंबर के खिलाड़ी हैं हाल फिलहाल में। आप देख सकते हैं और भी टूर्नामेंट यहाँ पर जीत चुके हैं। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद बोर्ड पर खेला जाने वाला यह पहला प्रमुख फेस्टिवल हो गया। आपको पता है जब से लॉकडाउन लगा है तभी से चेस बहुत बड़ी मात्रा में खेला जा रहा है, लेकिन वर्चुअली खेला जा रहा है, ऑनलाइन खेला जा रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, पी हरिकृष्णा ने भाई प्रत्यक्षतः बैठकर बोर्ड के सामने दोनों ने सामने आसपास में गेम खेला है। और यहाँ पर याद रखिएगा सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को यहाँ पर शामिल किया गया। घड़ियों को सैनिटाइज किया गया जो बच्चे पहने हुए थे, कि गोटी को सैनिटाइज किया गया, व्यक्तियों को सैनिटाइज किया गया, बोर्ड को सैनिटाइज किया गया और जो दोनों खिलाड़ियों के बीच की जो टेबल की दूरी है उसे भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। आप देख सकते हैं पी हरिकृष्णा को जो भारतीय क्या है चेस खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आपको पता होगा हाल फिलहाल में भारत के 66वें मतलब सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे जी आकाश। तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता है, मैं फिर से कह रहा हूँ 66वें ग्रैंड मास्टर सबसे लेटेस्ट के ग्रैंड मास्टर बने हाल फिलहाल भारत के जी आकाश। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? वो थे विश्वनाथन आनंद 1988 में, और इसीलिए इन्हें दिया गया था भारत सरकार की ओर से पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अति महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा हमने इंटरनेशनल चेस डे पिछले महीने ही बनाया था 20 जुलाई को। आप देख सकते हैं शतरंज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फीडे जो इसकी क्या है भाई संस्था है, कार्यकारी संस्था है, इसके अध्यक्ष हैं हाल फिलहाल में अकर्डी डोरकोविच। आप देख सकते हैं फीडे के लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA के द्वारा अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर एन शिवरामन बने हैं ICRA के MD और CEO। 3 साल की अवधि के लिए इन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नरेश टक्कर की जगह लेने वाले हैं। 2019 से पद खाली पड़ा हुआ था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक है अरुण दुग्गल। अति महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं नियुक्त महोदय को, साथ में ICRA के लोगों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन बने हैं? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह 2010 बैच के बिल्कुल युवा IAS अधिकारी हैं, इन्हें ही बनाया गया है भारत के प्रधानमंत्री का नया प्राइवेट सेक्रेटरी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भी नए सचिव बने थे, जिनका नाम था P प्रवीण सिद्धार्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे हैं कौन देख सकते हैं आप, सतीश चंद्र शाह, और यहाँ पे हो जाते हैं P प्रवीण
सिद्धार्थ, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वे किस लिए विख्यात थे? तो बहुत फेमस लोक गीतकार थे। 1928 में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। करियर की शुरुआत इन्होंने सैनिक के रूप में की थी, लेकिन बाद में सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करते हुए भारतीय लोकगीत और परंपरा विशेषतः लेपचा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए इन्हें 2007 से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। अगला प्रश्न देखिए, बॉलीवुड से संबंधित परवेज खान का निधन हो गया, वे क्या थे? तो बहुत फेमस एक्शन डायरेक्टर थे, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया था, जिनके नाम आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक्टर अनिल मुरली का निधन हो गया, वे किस भाषा से संबंधित थे? तो मुख्यतः दक्षिण भारत से आते थे, मुख्यतः मलयालम भाषा में इन्होंने काम किया था, लेकिन इन्होंने और भी तमिल, तेलुगु, मलयालम इनमें भी थोड़ा थोड़ा काम यहाँ पर इन्होंने किया था। आप देख सकते हैं अनिल मुरली महोदय को। आपको याद होगा 30 जुलाई को हमने मनाया था मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। इसके अलावा 29 जुलाई को हमने मनाया था टाइगर डे। इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 की रिपोर्ट को सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं हाल फिलहाल में भारत देश में मध्य प्रदेश में 526। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।